कैंडिड अमन, कहानियों का रंगमंच। पिछले भाग में आपने सुना कमरे में हल्की रोशनी थी और उस रोशनी में एसआर का चेहरा साए की तरह झलक रहा था। वेदिका उसकी बाहों में थी, जहां तक एक तरफ सुकून था तो दूसरी और कई अनकहे सवाल। एसआर ने वादा किया कि वो अब सब कुछ ठीक करेगा। अपनी हर गलती, हर अधूरी बातों के बीच वेदिका ने एसआर से नताशा और उसके रिश्ते पर सवाल कर दिया और बात धीरे धीरे एसआर के अतीत तक पहुंच गई। युक्ति, शौर्य और वैदिक, उनके रिश्ते तक। एसआर ने कबूल किया कि उसकी बहन के साथ हुए धोखे ने उसे अंदर तक तोड़ दिया और फिर गुस्से में उसने वेदिका को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करने की योजना बनाई थी। वेदिका के लिए यह सुनना एक गहरा आघात था। उसने अपने टूटे हुए भरोसे और उस प्यार की बात की जिसे वो एसआर के लिए महसूस करने लगी थी। एसआर ने सच कबूला। हाँ, शुरुआत में सब कुछ एक खेल था, लेकिन अब नहीं। अब वेदिका उसकी जिंदगी की सबसे कीमती चीज थी। वेदिका ने अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट किया, लेकिन साथ ही एसआर से दूरी भी बना ली। उसका दिल अब भी एसआर से जुड़ा था, मगर विश्वास जख्मी हो चुका था। वो कमरे से निकल गई, अपनी आंखों में आंसुओं और दिल में एक अधूरी मोहब्बत का बोझ लिए। एसआर वहीं लेटा रहा, खाली, बेबस और उस रिश्ते को बचाने की कसक के साथ जो अब उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी बन चुका था। अब आगे, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल कैंडिड अमन सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और ढेर सारा प्यार हमें दे दीजिए। आई एम प्रीटी श्योर आपको द ऑब्सेशन कहानी बहुत पसंद आ रही होगी। आगे भी ऑब्सेशन कहानी के बहुत जबरदस्त उतार चढ़ाव आप एंजॉय करेंगे। और इससे अलग हमारी एक और कहानी जिसको आप बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, तेरी होने लगी हूं, उसको भी अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर से शेयर करें। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। कमरे में धुंधली सी रोशनी पसरी थी। बाहर से आती हल्की हल्की हवा पर्दों को धीमे धीमे हिला रही थी और कमरे में फैली चुप्पी किसी टूटे हुए दिल की गवाही दे रही थी। वेदिका दीवार के पास खड़ी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा दुख का समंदर दिख रहा था, लेकिन उसके अंदर एक का तूफान थमने का नाम भी नहीं ले रहा था। उसके दिमाग में एसआर की बातें गूंज रही थी, अब भी चल रही थी। हाँ, मैंने शुरुआत में तुम्हें एक हथियार की तरह देखा था। बस यही एक वाक्य बार बार उसकी रगों में उतर रहा था, जैसे किसी ने उसकी रूह में आग सी भर दी हो। वो याद करने लगी जब पहली बार एसआर ने उसे देखा था। वो गुस्से से भरी निगाहें, फिर धीरे धीरे उस गुस्से में छिपी कोई गहराई, फिर वो हर बार जब एसआर ने उसकी परवाह की थी, बिना जताए, बिना कुछ कहे। वेदिका ने खुद से फुसफुसा कर पूछा, तो क्या वो सब झूठ था? वो अपनी ही उलझनों में डूब चुकी थी। हर पल जैसे दो अलग अलग सच्चाइयों के बीच उसे खींच रहा था। वेदिका ने खुद से कहा, अगर एसआर ने मुझे सिर्फ एक मोहरा समझा था तो फिर नताशा जो कह रही थी, क्या वो सही है? क्या वाकई वो फोटोज सच थी? क्या मैं एक झूठ को मोहब्बत समझ बैठी? उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली, लेकिन उन आंखों के पीछे जितने भी लम्हे थे एसआर के साथ, वो सब किसी फिल्म की तरह एक एक करके सामने आ रहे थे। वो पहली झिझक, पहली बार जब एसआर ने उसके लिए अपना टोन नर्म किया था, और वो रात जब एसआर ने उसे अपनी बाहों में समेटा था। वेदिका ने खुद से कहा, नहीं, एसआर झूठ नहीं बोल सकते, लेकिन नताशा भी इतना बड़ा झूठ क्यों बोलेगी? उसके दिमाग में जैसे दो पक्षों की लड़ाई हो रही हो, एक एसआर के प्रति मोहब्बत का और दूसरा उस मोहब्बत पर उठे शक का, जिसका बीज खुद एसआर ने उसके मन में बोया था। उसी वक्त एक हल्की सी आहट ने उसके सोचने की दिशा मोड़ दी। उसने धीरे से पलट कर देखा। डोर पर आदित्य खड़ा था। नन्हा सा बच्चा अपनी बड़ी बड़ी आंखों से वेदिका को देख रहा था। उसके चेहरे पर मासूम सवाल थे और वो सवाल सीधे वेदिका के टूटे दिल तक पहुंच रहे थे। वेदिका ने जल्दी से अपने चेहरे से आंसुओं को पहुंचा, लेकिन बच्चों की नजरों से सच्चाई कब तक छिप सकती है? उसने मुस्कुराने की कोशिश की और अपने दोनों हाथ उसके लिए फैला दिए। आदित्य ने झिझकते हुए एक कदम आगे बढ़ाया, फिर वेदिका की ओर दौड़कर चला आया और उसकी गोद में चढ़ गया। वेदिका ने उसे अपनी गोद में ले लिया और हल्के से उसकी पीठ थपथपाई। आदित्य ने उसका चेहरा गौर से देखा और अपने नन्हे हाथों से उसके गाल पर बहुत ही प्यार से आंसुओं को छूने लगा। आदित्य ने धीरे से पूछा, क्या आपको भी उन गुस्से वाले अंकल ने डांटा? वेदिका इस मासूम सवाल पर पहले तो हैरान हुई, फिर मुस्कुरा दी, एक टूटी हुई मुस्कान जो आंसुओं से भीगी थी लेकिन सच्ची थी। उसने आदित्य की दोनों हथेलियों को थाम लिया और अपने होठों से उसे चूम लिया। नहीं बेटा, वो अंकल इतने बुरे नहीं हैं जितने बाहर से नजर आते हैं। आदित्य ने मासूमियत से सिर झुका लिया, पर वो हमेशा ऐसे देखते हैं जैसे मैंने कोई गलती कर दी। वेदिका ने उसके गाल पर हाथ फेरते हुए कहा,
कभी कभी जब किसी के दिल में बहुत सारा दर्द होता है तो वो हंसना भूल जाते हैं और उन्हें समझना बहुत मुश्किल हो जाता है बेटा। आदित्य ने सिर झुकाकर पूछा। जैसे पापा? वेदिका का दिल एक बार फिर से भीग गया। उसने आदित्य को अपनी ओर खींचते हुए उसे कसकर गले लगा लिया। हाँ, शायद जैसे पापा, या फिर जैसे एसआर अंकल, उसने धीरे से कहा, मानो खुद को भी समझा रही हो। आदित्य ने गले में से मुंह बाहर निकालते हुए पूछा, एसआर अंकल दुखी क्यों रहते हैं? वेदिका ने कुछ पल सोचा, फिर धीरे से कहा, हाँ, शायद कोई प्रॉब्लम है, लेकिन वो कभी दिखाते नहीं क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग बनकर रहना चाहते हैं सबके सामने। आदित्य ने एक और मासूम सवाल किया, तो क्या स्ट्रांग लोग रो नहीं सकते? उस सवाल ने वेदिका को एकदम चुप कर दिया। उसने धीरे से आदित्य की आंखों में देखा और उसकी मासूम सी बात पर उसकी आंखें फिर से भर आई। वेदिका ने कहा, नहीं बेटा, स्ट्रांग लोग भी रो सकते हैं, बस वो अकेले में रोते हैं जब कोई उन्हें देख नहीं रहा होता। आदित्य ने धीरे से अपना सिर वेदिका के कंधे पर रखा। तो क्या मैं भी कभी स्ट्रांग बन पाऊंगा? वेदिका ने मुस्कुराते हुए उसका सिर सहलाया। तुम तो अभी भी स्ट्रांग हो बेटा, और बहुत प्यारे भी। कमरे की फिजा जैसे बदल चुकी थी। वेदिका को अब भी अंदर तक दर्द हो रहा था, लेकिन आदित्य की मासूमियत ने उसकी आंखों में एक नमी जरूर छोड़ दी थी, जो अब सिर्फ दुख की नहीं थी। उसमें एक एहसास था, एक अपनापन था, एक रिश्ता था जो खून के रिश्तों से नहीं, जज्बातों के रिश्ते से जुड़ता है। उसने आदित्य को गोद से उतारकर अपने पास बिठाया और उसके बालों में हाथ फेरते हुए खुद से बोली, कभी कभी एक मासूम दिल ही सबसे बड़ा आईना होता है, जो हमें वो दिखा देता है जो हम खुद से भी छिपा रहे होते हैं। और अब शायद वो एसआर को देखने, समझने और सवाल करने के लिए तैयार हो रही थी। वेदिका की आदित्य से हुई उस छोटी सी मुलाकात ने उसके अंदर बहुत कुछ बदल दिया था। उस मासूम चेहरे की मासूम बातें कहीं ना कहीं वेदिका के दिल में सबसे कोमल हिस्से में छू रही थी। वो समझ चुकी थी कि अब भागने का वक्त नहीं है, अब सामना करने का वक्त है। अब वो एक नया हौसला लेकर उठी थी, एसआर से सवाल करने का, उसकी हर तह तक पहुंचने का, उन बातों को जानने का जो उसने आज तक छिपा कर रखी थी। वो रिश्ता जिसे दोनों ने अब तक बिना किसी पर्दे के अपनाया था, उसे सच में रिश्ते का नाम देने का वक्त आ चुका था। वेदिका ने आदित्य के माथे पर एक गहरा प्यार भरा किस किया और उसके कानों में फुसफुसाई, अब तुम जाकर अपना ब्रेकफास्ट करो, मैं थोड़ी देर में तुमसे मिलती हूँ। आदित्य मुस्कुराता हुआ अब वहां से चला गया, लेकिन पीछे वेदिका के लिए छोड़ गया एक नई एनर्जी। वेदिका अब बिना रुके एसआर की तलाश में उसी कमरे की ओर बढ़ चली जहां उन्होंने बीती रात अपने सबसे हसीन पल बिताए थे। उसने कोई नॉक नहीं किया, आज वो रुकने वाली नहीं थी। दरवाजा खुला और वेदिका तेजी से अंदर दाखिल हुई, लेकिन कमरा खाली था। वो वहीं एक पल को ठहर गई, कुछ अधूरापन सा महसूस होने लगा उसको। अब उसने नजरें बेताबी से इधर उधर घुमाई, बिस्तर पर, ड्रेसिंग टेबल के पास, सोफे पर, लेकिन एसआर कहीं नहीं था। एक बेचैनी सी उस पर हावी होने लगी। वेदिका ने धीमी आवाज में खुद से कहा, एसआर आप कहाँ हैं? वेदिका बेचैनी से वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। उसने वॉशरूम का डोर खोलकर देखा तो एसआर वहां भी नहीं था। तभी उसे याद आया, एसआर ने उससे कहा था कि वो उसके कॉल का इंतजार करेगा। वो झट से मुड़ी और उसने अपना फोन उठाया और स्क्रीन को देखा। फोन में सिर्फ एकलौता नंबर एसआर का था। उसने बिना वक्त गवाए कॉल लगाया। इधर एसआर अपनी बॉक्सिंग ग्लव्स पहने हुए था। उसका बदन पसीने से भीगा हुआ था, लेकिन उसका पूरा ध्यान अब भी पंचिंग बैग पर था, जिसे वो पिछले कई मिनटों से लगातार पीटे जा रहा था। हर पंच में एक बेचैनी थी, एक गुस्सा, एक अधूरी तलब। उसके माथे से पसीना टपक रहा था जब नजदीक में रखे उसके फोन की रिंग बजी। एसआर के कदम थमे। उसने ग्लव्स उतारे, जल्दी से फोन उठाया और देखा वेदिका कॉलिंग। उसके चेहरे पर एक अनकही राहत की लहर दौड़ गई। कॉल रिसीव करते ही एसआर ने बस एक शब्द कहा, वेदिका। फोन के दूसरी तरफ से वो बेताब सी आवाज आई, एसआर कहाँ हो आप? उसकी आंखें चमक उठी। उसने कहा, तो क्या तुम मुझे मिस कर रही थी? एसआर की आवाज में शरारत थी, लेकिन उसके लहजे में वो गहराई थी जिसे वेदिका पहचान चुकी थी। वेदिका ने बिना हिचके कहा, हाँ। उसके इसी हाँ ने एसआर की धड़कन को कुछ पल के लिए रोक दिया। एसआर ने नर्म आवाज में कहा, तो फिर देर किस बात की? आ जाओ मेरे पास, एक्टिविटी एरिया में हूं। फोन कट करने से पहले एसआर के चेहरे पर जो मुस्कान थी वो उसकी किसी भी जीत से बड़ी थी। आज वेदिका ने खुद उससे बात कही थी और कहा था कि वो उसे मिस कर रही है। एसआर ने अपने बॉक्सिंग ग्लव्स एक तरफ फेंके, अपनी टी शर्ट से चेहरा पहुंचा और दीवार की तरफ सिर टिकाकर आंखें बंद कर ली। उसकी सांसें थोड़ी भारी हो रही थी, शायद एक्सरसाइज से नहीं,
उस राहत में जो उसके दिल को आज मिली थी। एसआर ने खुद में फुसफुसाया, अब जब वो लौट आई है तो मैं उसे जाने नहीं दूंगा। एक्टिविटी एरिया में हल्की येलो डिम लाइट फैली हुई थी। हवा में हल्की सी ठंडक और एक अजीब सी बेचैनी भी थी। वेदिका का दिल जैसे उसके सीने से बाहर आने को बेताब था। उसके कदम खुद ब खुद एसआर की तरफ बढ़ते जा रहे थे। उसे खुद नहीं समझ में आ रहा था कि वो क्या महसूस कर रही है, गुस्सा, जलन या मोहब्बत, शायद सब कुछ एक साथ। जैसे ही उसने एक्टिविटी एरिया का दरवाजा खोला, सामने एसआर को देखकर उसकी सांसें तेज हो गई। एसआर शांति में एक कोने में दीवार से टेक लगाकर बैठा हुआ था, पसीने से भीगा हुआ था। बॉक्सिंग सेशन के बाद थोड़ा थका भी हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर वही बेपरवाह सुकून था। हल्की पसीने की परत उसके गले के पास की स्किन पर चमक रही थी, लेकिन वेदिका का पारा हाई हो गया। वो सीधे तेजी से एसआर की ओर बढ़ी और बिना एक सेकंड भी बर्बाद किए उसकी पहनी हुई टी शर्ट को कसकर मुट्ठी में भर लिया और झटके से उसे अपनी तरफ खींच लिया। वेदिका ने गुस्से में कहा, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे मोहरा बनाकर इस्तेमाल करने की? हाउ डेयर यू! उसकी आवाज में इतनी सी आग थी कि एसआर को भी एक सेकंड के लिए होश संभालने पड़े। कुछ बोलता एसआर उससे पहले ही वेदिका ने दूसरा वार किया, और आप उस नताशा से प्यार करते हैं ना? हैरानी में एसआर ने उसकी कलाइयों को थाम लिया। वेट अ मिनट, ये तुमने कब, कहां, कैसे कुक कर लिया अपने दिमाग में कि मैं नताशा से प्यार करता हूं? वेदिका उसकी टी शर्ट को और कसकर पकड़े हुए थी। उसकी नजरें एसआर की आंखों में तीर की तरह धसी हुई थी। जब आप मुझसे प्यार ही नहीं करते थे तो किसी और से तो करते होंगे ना, और वो नताशा ही थी जो आपके हर वक्त साथ और मौजूद थी। एसआर ने हंसी रोकते हुए कहा, ओह प्लीज, एसआर को जिंदगी जीने के लिए किसी के प्यार की जरूरत नहीं है। लोग एसआर से प्यार करते हैं, एसआर तो सिर्फ। एसआर रुक गया। एक शरारती मुस्कान उसके होठों पर तैर गई। उसने धीमे से कहा, एसआर तो सिर्फ एक से ही प्यार करता है। वेदिका की भौहें चढ़ गई। किससे? एसआर ने वेदिका की आंखों में देखा और फुसफुसाया, तुमसे। लेकिन फिलहाल लगता है कि तुम मुझे जान से मारने के मूड में हो। वेदिका गुस्से से एसआर के करीब रखे बॉक्सिंग ग्लव्स की तरफ गई, उन्हें झटके से उठाया और अपने हाथों में डाल लिया। एसआर ने एक कदम पीछे हटते हुए कहा, ओ ओ ओ, लगता है अब तो मैं सच में गया। लेकिन वेदिका की आंखों में अब एक चिंगारी थी। आपको लगता है कि आप मुझे इस्तेमाल करके यूं ही बच निकलेंगे? संकल्प रायचंद, आज आपकी ऐसी की तैसी करने वाली हूं मैं। और फिर शुरू हुआ वेदिका का बेमिसाल अटैक। एसआर के सामने एक इमोशनल क्यूट बॉक्सर खड़ी थी जो पूरे जोश में उसे पंच पे पंच मार रही थी, कभी कंधे पर, कभी सीने पर, कभी हल्के से सिर के पास। वेदिका ने गुस्से में कहा, ये आपका प्यार था या ये भी आपकी प्लानिंग थी मुझे एक मोहरे की तरह यूज करने की? कहते के साथ वेदिका ने पंच पे पंच मारने शुरू कर दिए। वेदिका फिर बड़बड़ाई, नताशा से दोस्ती? हाँ। इसके फौरन बाद एक और पंच। वेदिका ने दांत भींचते हुए कहा, और मुझे भेजी गई वो फोटोज जिसके फौरन बाद एक और बड़ा पंच। एसआर हंसते हंसते दोहरा हो गया, ओह गॉड, ये लड़की मुझे मार रही है और फिर भी मुझे इस पे प्यार आ रहा है। वो हर पंच के साथ एसआर को घूर रही थी, लेकिन वो पंच जैसे थपकियां लग रही हो एसआर को। वो मुस्कुराता जा रहा था। एसआर ने हंसते हुए कहा, कमाल की है लड़की, रोती हुई गई थी ये कहकर कि मुझसे दूर रहो, और अब देखो खुद आई है, वो भी इतना गंदा बदला लेने। वेदिका की सांसें अब उखड़ने लगी थी, लेकिन उसका हमला रुका नहीं। उसके गाल गुलाबी हो चुके थे, गुस्से से लाल हो चुकी थी वो, बाल थोड़े बिखरे हुए भी थे, लेकिन उसकी आंखें, उनमें मासूमियत से भी ज्यादा प्यार था। वेदिका ने गुस्से में कहा, आपको क्या लगता है आप मुझसे कुछ भी कहेंगे और मैं चुपचाप मान लूंगी? एसआर, आई एम नॉट योर पपेट। एसआर ने अब आगे बढ़ते हुए उसकी दोनों कलाइयों को थाम लिया। वेदिका ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की। छोड़िए मुझे। एसआर उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए बोला, अब बहुत हो गया ड्रामेटिक इमोशनल आउटबर्स्ट, अब मैं सुनूंगा और तुम मुझे जवाब दोगी। वेदिका ने गुस्से में मुंह मोड़ा, आप तो बस खुद की ही सुनते हो। एसआर ने एक हाथ से उसकी चिन को पकड़कर उसका चेहरा फिर से अपनी तरफ खींचा, और तुम बस खुद से पूछती हो, मुझसे क्यों नहीं पूछ रही हो तुम? हाँ। वेदिका अब भी थोड़ा गुस्से में थी। लेकिन एसआर का टच उसे कमजोर कर रहा था। एसआर ने वेदिका से कहा, तुम जानती हो ना कि एसआर को कोई भी इतने सालों में इस तरह से असर नहीं कर पाया जितना तुमने किया है। एसआर ने कहते हुए वेदिका के दोनों हाथों से उसके ग्लव्स निकाल दिए। उसके कोमल हाथों में पसीने की बूंदें थी। वेदिका ने फौरन एसआर की टी शर्ट को मुट्ठी में पकड़ लिया, लेकिन उसकी पकड़ अब हल्की थी। एसआर ने फुसफुसाया, और तुम्हारी ये जलन, तुम्हारा ये पागलपन बताता है कि तुम मुझसे उतना ही प्यार करती हो जितना मैं तुमसे करता हूं। एसआर ने एक झटके में उसे अपने करीब कर लिया और अब दोनों के बीच की दूरी खत्म हो चुकी थी।
एसआर ने उसकी नाक से अपनी नाक रगड़ते हुए कहा, वैसे ये बताओ, ये ग्लव्स पहनकर मुझ पर हावी होना तुम्हें बहुत अच्छा लगा ना? वेदिका ने हल्की सी सिसकी ली। आप बहुत इरिटेटिंग हो, एसआर ने शरारत से कहा, और तुम डेंजरसली क्यूट। एसआर ने वेदिका के होंठों के करीब आकर धीमे से कहा, अब अगर एक और पंच तुमने मुझे मारा तो उसका जवाब मेरी किस से मिलेगा तुम्हें? आगे तुम्हारी मर्जी। वेदिका की आंखें बड़ी हो गई। एसआर ने हंसते हुए कहा, तुम्हें रोकने के लिए मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा ना? और इससे पहले वेदिका कुछ कह पाती, एसआर ने उसके माथे को चूम लिया। एक लंबा सुकून देने वाला स्पर्श, जैसे सारी गलतफहमियों को चुप करा देने वाला इकरार हो। अब एसआर ने धीरे से कहा, नेक्स्ट टाइम अगर दिमाग में कोई मूवी स्क्रिप्ट बनाओ तो पहले मुझसे पूछ लेना। मैं सिर्फ राइटर नहीं, डायरेक्टर भी हूँ और हीरो भी। वेदिका, जो अब तक गुस्से में क्यूट लग रही थी, अब शर्म से उसके सीने में अपना मुंह छिपा लेती है। वो एसआर की बाहों में थी और शायद यही उसकी सही जगह भी थी। क्या था उन फोटोग्राफ्स का राज जो वेदिका को मिले थे? आगे क्या करने वाला है शौर्यकिल? क्या प्लान बनाया है तनिष्क और एसआर ने अंबर को अभिमान के चंगुल से बाहर निकालने के लिए? जानेंगे कहानी के आगे के सफर में। सुनते रहिए कैंडिड अमन।